ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीदा है और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने खरीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत इस तमाम स्कीम में आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मुआयना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर उनकी राय यह है कि नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फराहम करना है तो वो भी फराहम किया जाएगा। ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है इसकी जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम हिज हाइनेस हिज होलीनेस श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। मैं आप समझ रहे होंगे कि ये सियासी बात कह रहे हैं, मैं सियासी बात कर भी रहा हूं और ये सियासी बात है नहीं भी है, इसलिए कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है और ये हुकूमत उस फंडामेंटल राइट को ना समझी है ना उसको इंप्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनवरी में भारत के वजीर आजम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ उसमें वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप। स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है और लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज भारत के ऊपर शक कर रहे थे मगर हमने उसको शिकस्त दे दी। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी असेंबली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं जिनके पास एक नहीं 13 डिग्रियां हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। आप बताइए कि कोई तैयारी नहीं की आपने लोगों को पिछले साल कह दिया कि थाली बजाओ, ये काम कर दिया। आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया इसकी तैयारी के लिए। तीसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है। आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं
तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि मदद करेंगे, दुनिया के ममालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के कैपिटल में, अस्पतालों में, जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं। और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी देखते इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वेलकम। उनके बीजेपी रूल के चीफ मिनिस्टर, आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है। आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जीन्स के माहिर हैं, वो बोले कि है ही नहीं कोरोना। एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की, तो बोलते थे को 2 थप्पड़ मारूं। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं, स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भिजाओ, आपके पास कितना ऑक्सीजन है। सो रहे थे आप लोग। आप अप्रैल में पूछते हैं होम मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ मेरे को, भिजाओ मेरे को। कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। बताइए कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन, अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए, और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा कि नहीं काली नजला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-15, 20 दिन, एक महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है ये। इसीलिए बचाइए अपने आप को, क्योंकि ये सरकार, मरकजी सरकार अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए। क्या करना है इतना पैसा रख के? भारत की जनता का पैसा है ना मेरा है ना आपका है। कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। बहरहाल ये हालात हैं, और ये हमारी तरफ से बिल्कुल छोटी सी कोशिश है। मैं कोई बड़े दावा नहीं कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, मगर हमको मिलकर ताउन करना है। और मैं साथ ही साथ हमारे पुलिस के भी जो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वही बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल ये कोशिश है मंडलिस चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट से। और ऑक्सीजन, हाँ एक और बात, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ही नहीं है, कहां नहीं है ना, कहीं नहीं है मार्केट में। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं है।
अब यूके भी जा रहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, आत्मनिर्भर भारत है ये। क्या ऊंचाई पे पहुंचा दिए मोदी जी आपके, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है भारत को, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दस्तियाब नहीं है, गरीब परेशान है। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये कोई सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं बता नहीं सकता कि किस हाल से आवाम गुजर रही, कहां से हमको लोग उम्मीद से फोन करते, हम थोड़ा बहुत कर सकते, बस तो बिल्कुल ही परेशान है। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे, वो मीडिया जो भारत के वजीर आजम की चमचागिरी गुलामी करते करते थकते नहीं है, अरे अब तो उठो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपके घरों में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहाफी मर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ खुदा के लिए, वरना याद रखो ये कोविड तुम्हारे को ही पहुंचेगा। जब तुमको पहुंचेगा तुमको अंदाजा होगा कि तकलीफ क्या होती है। ये गुलामी और बायसनेस छोड़ो, आप दिखाओ उन गरीबों की तकलीफ को, खुलकर दिखाओ। आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, तनकीद करो, कौन रोकता है तनकीद करने आपको? मगर कुछ भी नहीं। एक साल पहले तबलीगी जमात ऐसा बना दिए थे, अब कहां गया आपका वो तमाम जोश और जज्बा, वलवला? कुछ नहीं। रात के 9 बजते कि आके दूल्हे भाई बैठ जाते टीवी के ऊपर और पूरे के पूरे, ओ ये हो रहा, असदुद्दीन अवैसी, वो फुला। अरे अब दिखाओ भाई, बताओ। रात में लोग फोन करते, रेमडेसिविर दिलाओ, टॉसिलिनोजॉब दिलाओ, कहां से मिलेगा? ये आत्मनिर्भर भारत है। खाली वादे, अब कितना दिए उतना आएंगे, वो प्लान कर दिए, फुलारी है ही नहीं भाई मार्केट में। अगर ये सब मिल रहा तो लोग क्यों फिर रहे फिर? और ये वक्त है कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट को हम अपना हेल्थ का बजट, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्चा करता बांग्लादेश। हम क्या खर्चा कर रहे बताओ आप? 1% भी नहीं हो रहा हमारा। हम बढ़ाए क्या बढ़ाए? आप कुछ नहीं बढ़ाए। तेलंगाना सरकार से भी हम डिमांड करते हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनाना चाहिए आपको, सामने जमीन है, बनाइए आप। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रगुजार हूं। कालेश्वरम, मिशन भगीरथा हो गया, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट 5-4 साल में आप अस्पताल बनाइए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनना चाहिए। ये वायरसेस चलते रहेंगे, एक्सपर्ट बोल रहे कि फिर वायरस थर्ड वेव आएगा। हमारा हाल यह है कि अब उठेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, फिर आया तो फिर उठे। रिएक्शनरी काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। रिएक्शनरी होने से ये सब देख रहे आप। तो ये चंद बातें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सवालात करने की जरूरत नहीं है। तमाम जो बातें हमारे जर्नलिस्ट सोच के आए थे, मैं उसका तमाम का जवाब दे चुका हूं।